नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे, वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मृदा यानी कि मिट्टी, इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मृदा जो है, मिट्टी जो है, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। तो बतानी है कि इस अनुसूची में कितनी भाषाएं अब तक शामिल की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे अब तक दोस्तों 22 भाषाएं शामिल है संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसका भी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। दोस्तों, हमें विशेषता बताने की वो कौन सी विशेषता है। तो आप लोग याद रखेंगे संघवाद, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की जो संघवाद है ये दोस्तों राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को क्या करती है, संदर्भित करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा विशेषता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, बतानी है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये क्षारीय होते हैं। दोस्तों, कैसा होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति निहित होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के क्या है, चरण का एक हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। तो देखिए मोटापा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो मोटापा है ये यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, यौन विकास के चरण से संबंधित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए मासिक धर्म, आवाज में बदलाव और मुहासे आना, ये तीनों दोस्तों यौन विकास के चरण का हिस्सा है। लेकिन जो मोटापा है ये दोस्तों इसका कोई भी संबंध यौन विकास के चरण से नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे मोटापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है
कि जब कोयले को और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी कि दोस्तों अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये एक बहुत ही प्रदूषणकारी हानिकारक गैस है। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यही गैस उत्पन्न होती है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो जितनी भी गाड़ियां चलती हैं दोस्तों, वो गाड़ियों से जितने धुएं निकलते हैं वो सब यही होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों क्या है? प्रदूषणकारी हानिकारक गैस है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? देखिए दोस्तों, बताने है कि पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पौधों में मृत कोशिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों पौधों में अधिकतर मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसीलिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि उनमें अत्यधिक डेड सेल मृत कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? देखिए दोस्तों, रेड सैंडर्स ये क्या है? ये दोस्तों स्थानिक वृक्ष की प्रजाति है। तो बतानी है कि किस भारतीय भौतिक विभाजन तक ये सीमित है। तो आप लोग याद रखेंगे पूर्वी घाट तक सीमित है, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पूर्वी घाट तक ही सीमित है। क्या? रेड सैंडर्स। ये क्या है? ये दोस्तों एक स्थानिक वृक्ष के प्रजाति है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बतानी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माइकल फैराडे, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे माइकल फैराडे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पीटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो पीटक है दोस्तों ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पीटक है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तो ये वैदिक साहित्य का हिस्सा कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटक। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 86वां, यानी कि 86। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 86 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है? देखिए दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे बॉक्साइट। ये क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि फोर्ब्स क्या है? एक संस्था है। इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में जो बंगाली भाषा है इसका कौन सा स्थान है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों बंगाली भाषा का 6ठा स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में जो बंगाली भाषा है दोस्तों इसका 6ठा स्थान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर में जो श्वसन वर्णक है ये कहां पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल रक्त कणिकाओं में,
यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरबीसी जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, इसी में दोस्तों श्वसन वर्णक पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो बताने हैं कि इसको बनाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आप लोग याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि किस अवसर पर, यानी कि कब प्रतिवर्ष तमिलनाडु में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि पर। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पैंथलासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है। पैंथालासा शब्द, तो आप लोग याद रखेंगे महासागर से, यानी कि ओशन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पैंथालासा शब्द। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। देखिए दोस्तों, आप सभी को भी पता होगा कि भारत का वो कौन सा नियामक निकाय है जो नोट जारी करता है। तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों क्या है, भारत का एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर, तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बतानी है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो पदार्थ एक्चुअली में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। यानी कि ऑप्शन ए हम लोग कह सकते हैं कि वो पदार्थ दोस्तों ऑक्सीकृत हुआ। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑक्सीकृत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है। बतानी है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भार यानी कि वेट। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये बतानिए, भारत की कोकिला, तो आप लोग याद रखेंगे भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत की कोकिला। ये उपनाम किनका है, तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू का। यहाँ पे दोस्तों लता मंगेशकर जी का भी नाम है, तो देखिए इनका भी एक उपनाम है, आप लोग याद रखेंगे स्वर कोकिला।
लता मंगेशकर जी को कहा जाता है? तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बेसिक लेवल के प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे पीलिया से, जॉन्डिस से यकृत प्रभावित होता है यानी कि लीवर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे लीवर दोस्तों प्रभावित होता है यानी कि यकृत प्रभावित होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है। तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आप लोग याद रखेंगे शक संवत पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। रेलवे परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ यह प्रश्न है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे संबंधित है ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये चंद्रमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा से संबंधित है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो चंद्रमा पर आप लोग काला धब्बा देखते हैं, धब्बा जैसा निशान आप लोग देखते हैं, वो यही है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये क्या है? एक विशाल लावा का मैदान है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसे ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। चंद्रमा पर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? देखिए दोस्तों बतानी है कि अकबर के नवरत्नों में से एक जो बीरबल थे उनका वास्तविक नाम, रियल नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे महेश दास। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे महेश दास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टिम्बुकटू किस देश में है? दोस्तों बतानी है कि टिम्बुकटू किस देश में है। तो आप लोग याद रखेंगे माली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी देश माली का एक ऐतिहासिक शहर है। क्या नाम है? टिम्बुकटू। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? यरवदा जेल तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये पुणे में स्थित है यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यरवदा जेल पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे। एक एक प्रश्न को, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वाला लेकर हम आते हैं जो परीक्षा से ही संबंधित होते हैं। एक भी प्रश्न आप लोगों को वैसा देखने को नहीं मिलेगा जो दोस्तों परीक्षा से संबंध न रखता हो। तो आप लोग दोस्तों हमारे मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्रतिदिन इसी तरह की प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।